रूस लगातार दबाव बनाता है। पुतिन यूक्रेन पर लड़खड़ाते आक्रमण को संभालने के लिए ड्रोन लॉन्च करने का आदेश देते हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन नहीं है। कई ड्रोन नेटो के हवाई क्षेत्र में आ रहे हैं। यह रूस की हाइब्रिड युद्ध रणनीति की शुरुआत मात्र है। अब पूर्वी यूरोप तंग आ चुका है। पुतिन ने अक्षम्य सीमा लांघी है और आमने सामने टक्कर की तैयारी हो रही है। गठबंधन बन रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं और पुतिन को संदेश साफ है, यूरोप से निकल जाओ या कुचल दिए जाओ। इस संदेश को सबसे जोर से बुल्गारिया दे रहा है, जिसकी शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी। 7 मार्च को खबर आई कि यूरोपीय हवाई क्षेत्र में एक और रूसी ड्रोन घुसपैठ हुई है। इस बार निशाना सोफिया था। बुल्गारिया की राजधानी के वासिलेव्स्की हवाई अड्डे को सुरक्षा प्रणालियों द्वारा ड्रोन दिखने पर अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। बुल्गारियाई अधिकारियों ने हवाई यातायात नियंत्रण और सीमा पुलिस के साथ मिलकर विमानों का मार्ग बदला और हवाई अड्डे पर सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना संक्षिप्त थी। ड्रोन को जल्द बेअसर कर दिया गया और भले ही बुल्गारिया यह बताने में सतर्क रहा कि उसे ड्रोन कहां से आया हुआ लगता है, कुछ लोगों ने तो यहां तक सुझाव दिया कि एक ईरानी ड्रोन उसकी सीमा में घुस आया हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक ही संभावित दोषी है। रूस फिर वही कर रहा है। बुल्गारिया इस घुसपैठ को चुपचाप नहीं सह रहा है। उसे पता है कि मार्च की शुरुआत में जो उसने अनुभव किया वो एक हाइब्रिड युद्ध रणनीति का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जो कहीं ज्यादा गहरी है और यूरोप में जितने लोग मानना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा समय से चल रही है। असल में रूस पहले से ही यूरोप के साथ युद्ध में है, सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं। बुल्गारिया इसका ताज़ा शिकार है और हम जल्द ही रूस की हाइब्रिड रणनीति पर चर्चा करेंगे। पहले बुल्गारिया की प्रतिक्रिया है। इस देश ने हवाई अड्डा कुछ घंटों के लिए बंद करने से बढ़कर कदम उठाए हैं। ड्रोन घुसपैठ के बाद बुल्गारिया गठबंधन बनाने और सुरक्षा मजबूत करने में व्यस्त है। ईरान की संलिप्तता की संभावना पर सतर्क रहते हुए देश ने नाटो सहयोगी ग्रीस के साथ बढ़ा सहयोग घोषित किया, जो पूर्वी मोर्चे पर स्थित है और हाइब्रिड युद्ध की खतरनाक प्रकृति से परिचित है। सोफिया के अनुरोध पर ग्रीस अब अपने क्षेत्र में F-16 लड़ाकू विमान और पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली तैनात करेगा, ताकि उत्तरी पड़ोसी के हवाई क्षेत्र की रक्षा हो सके। बुल्गारिया ने पर्ल पहल को फिर समर्थन दिया है, जिससे यूरोपीय संघ और नाटो देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक देश जो अचानक हुई घटना से सक्रिय हो गया है और यहीं पर उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में गंभीर हो जाती है। पर्ल के प्रति अपनी पुनः प्रतिबद्धता के अलावा बुल्गारिया ने पुतिन को यह संदेश भी जोरदार तरीके से दिया है कि उनकी हाइब्रिड युद्ध रणनीतियां न तो बुल्गारिया को डराती हैं, बल्कि ऐसी प्रतिक्रिया को मजबूर करती हैं जो पुतिन जो हासिल करना चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। घबराने या पीछे हटने के बजाय बुल्गारिया ने यूक्रेन के साथ 10 साल का रक्षा समझौता किया है। 30 मार्च को घोषित किए गए इस समझौते के तहत बुल्गारिया, जिसे लेमोंद एक प्रमुख हथियार निर्माता के रूप में वर्णित करता है, यूक्रेन के साथ ड्रोन और कई अन्य प्रकार के हथियारों के उत्पादन में सहयोग करेगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए बुल्गारिया और यूक्रेन की भूमि पर संयुक्त उत्पादन का रास्ता खोलता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है और इस समझौते की अवधि को इस तरह से तय किया गया है कि दोनों देशों को अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का अवसर मिल सके। संभवतः यही सच है। यह दशक भर का समझौता पुतिन को दिखाता है कि बुल्गारिया मानता है कि यूक्रेन लंबे समय तक एक संप्रभु राष्ट्र बना रहेगा। इसके लिए रूस को यूक्रेन में हारना जरूरी है। पुतिन देख रहे हैं कि सोवियत संघ के एक पूर्व सदस्य ने उनकी हाइब्रिड युद्ध रणनीति के जवाब में अपने संबंध उस एक देश के साथ मजबूत किए हैं जिससे रूस चाहता है कि बुल्गारिया दूर रहे। रक्षा कंपनियां साझेदारी करेंगी। बुल्गारिया यूक्रेन में सरकारी स्तर पर सहयोग होगा। रूस और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि सोफिया में ड्रोन भेजने से लोग डरेंगे और बच जाएंगे। पुतिन जो कुछ भी करने में सफल हुए हैं वो सिर्फ रूस के खिलाफ खड़े होने वाले एक नए और मजबूत गठबंधन के लिए उत्प्रेरक बनना है। अभी यूरोप और नाटो दोनों को ऐसे गठबंधन की जरूरत है। सोफिया पर ड्रोन रूस यूरोप युद्ध के कई उदाहरणों में एक है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या सेपा ने 31 मार्च की एक रिपोर्ट में कहा कि इस समय पूरे यूरोप में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह एक छाया युद्ध है
जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप अब सिर्फ यूक्रेन युद्ध और रूस की आक्रामकता का गवाह नहीं है, यह एक छाया अभियान का निशाना है जिसमें रूस यूरोपीय ढांचे को तोड़कर उन देशों में अराजकता फैलाना चाहता है जिन्हें पुतिन की रूसी साम्राज्य का नया रूप बनाने की इच्छा के लिए खतरा मानता है। मिसाइलें नहीं चल रही और रूसी सेनाएं यूरोप में यूक्रेन जैसा हमला नहीं कर रही। तोड़फोड़, निगरानी, साइबर अपराध और हवाई घुसपैठ इस छाया युद्ध के हथियार है और यह एक लड़ाई है जो रूस कम से कम 2022 से लड़ रहा है और यूरोप को इसकी सच्चाई को समझने की जरूरत है। इस छाया युद्ध की बढ़ोतरी रूस की अलग अलग रणनीतियों को एक समग्र रणनीति बना देती है। रूस यूरोपीय निवारक मॉडलों का लाभ ले रहा है। सीपा के अनुसार वे मानते हैं कि विरोधी जोखिमों का आकलन करेगा और सजा के अनुसार अपनी कार्रवाई बदलेगा। रूस उस तरह का विरोधी नहीं है। रूसी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को संयम के बजाय पहल पर इनाम मिलता है। कार्रवाइयों को मान्यता पाने के लिए खास रणनीतिक लक्ष्य जरूरी नहीं, सिर्फ कार्रवाई दिखाना काफी है। सीपा के अनुसार ये यूरोप की समस्या है क्योंकि रूस की व्यवस्था उग्रता को बढ़ावा देती है और यूरोप की रोकथाम रूस को पर्याप्त सजा नहीं देती। सैन्य नीति के इस असंतुलन से एक तरफा गैर पारंपरिक युद्ध विकसित हुआ है जिसमें यूरोप हार रहा है। बुल्गारिया को यह जानकारी है। उसने सोफिया में रूस की रणनीति देखी है और वह हवाई खतरे से सुरक्षा और यूक्रेन से समझौते कर अपनी सीमाएं मजबूत कर रहा है जिससे यूरोप में पुतिन की आक्रामकता के खिलाफ मोर्चा मजबूत होगा। रूस के लिए उसका छाया युद्ध 4 तरह के हमलों में बटा है जो पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से बड़े हैं। ये श्रेणियां सरल है: प्रॉक्सी और घुसपैठ, समुद्र तल और ऊर्जा, हवाई घुसपैठ और साइबर ऑपरेशन। मिलाकर देखें तो ये रूस के छाया युद्ध के भाले हैं और बुल्गारिया में ड्रोन घुसपैठ तो बस उस विशाल हिमखंड की नोक है जिसे यूरोप को पिघलाने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। हम प्रॉक्सी और घुसपैठ रणनीति से शुरू करेंगे। पूरे यूरोप की नाक के ठीक नीचे रूस ने प्रॉक्सी और आपराधिक संगठनों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है जो यूरोपीय देशों की सीमा के भीतर काम करता है। आगजनी, तोड़फोड़, डराना धमकाना और निगरानी ये प्रॉक्सी समूहों द्वारा चुने गए हथियार है और ये काफी प्रभावी साबित हुए हैं। तीसरे पक्ष के लोगों का इस्तेमाल करके रूस यह दावा कर सकता है कि उसे उन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं है जो संयोग से उसके हित में होती हैं। इससे वह यूरोपीय निरोधक मॉडल को पूरी तरह से बेअसर कर देता है जिसका हमने जिक्र किया था। आप ऐसे दुश्मन को कैसे रोक सकते हैं जो पारंपरिक नियमों से लड़ ही नहीं रहा है? प्रॉक्सी और घुसपैठ के इतने उदाहरण हैं कि गिनना मुश्किल है। चैथम हाउस के अनुसार यूके में अब ऐसे केस आ रहे हैं जहां लोग कथित तौर पर रूसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं। जर्मनी ने रूस की ओर से हमलों की साजिश के शक में कुछ लोगों को पकड़ा है। स्वीडन में ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं में रूस की संलिप्तता दिखी और एस्टोनिया में, जो रूस के खिलाफ नेटो द्वारा बनाए गए पूरे पूर्वी सुरक्षा कवच के लिए महत्वपूर्ण है, वहां की सुरक्षा एजेंसियां देख रही हैं कि रूसी एजेंट स्थानीय नागरिकों को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए जबरदस्त कोशिशें कर रहे हैं, संभवतः इस इरादे से कि एक ऐसी ताकत तैयार की जा सके जो सरकार पर हमला कर सके। यह रूस है जो यूरोप को एक समूह के रूप में कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉक्सी एजेंटों, घुसपैठियों और गद्दारों की तोड़फोड़ का मकसद लक्षित देशों में विभाजन और भ्रम फैलाना है और यह अक्सर काम करता है। इस वक्त बुल्गारिया के अंदर एक प्रो रूसी गुट है जो उस समझौते की आलोचना कर रहा है जिसे देश ने अभी अभी यूक्रेन के साथ साइन किया है। बुल्गारिया में प्रो क्रेमलिन पार्टियां संभवतः 19 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले इस समझौते को चुनावी मुद्दा बनाएंगी। पुतिन की चालें स्पष्ट है और ऐसे विभाजन के कारण 2024 में यूरोप में रूसी तोड़फोड़ अभियान 4 गुना बढ़े हैं। तोड़फोड़ की बात करें तो रूस ने अपने छाया युद्ध का रुख यूरोप को चलाए रखने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचों की ओर कर दिया है। ये 4 भागों वाली छाया युद्ध योजना का दूसरा भाग है। यही हम द मिलिट्री शो में कवर करते हैं। इसी वजह से हम वीडियो बनाते हैं ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है
अगर आपको जो आप देख रहे हैं उससे फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीपा के अनुसार रूस जिन अंडरसी केबल्स और अन्य ऊर्जा ढांचों को पूरे यूरोप में निशाना बनाता रहा है, वे नागरिक और सैन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी होने के कारण कमजोर कड़ी है। फिर से रूस यूरोप में वही तरीका नहीं अपना रहा है जैसा वह यूक्रेन में अपना रहा है। मिसाइलें और ड्रोन पावर प्लांट्स पर हमला नहीं कर रहे। रूस का तरीका कहीं ज्यादा चालाक है, क्योंकि वह यूरोप की रक्षा में समुद्र और महासागर में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर संचार को कमजोर करने और पूरे यूरोप में सैन्य ढांचे में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कभी रूस के और कभी साधारण नागरिक जहाज यूरोप के विशाल अंडरसी केबल नेटवर्क के पास मंडराते पकड़े जा रहे हैं। 7 अप्रैल 2025 तक फिनलैंड की खाड़ी में पिछले 18 महीनों में कम से कम 2 बार अंडरसी तोड़फोड़ हुई है। नाटो का पूर्वी मोर्चा फिर निशाने पर आया। बाल्टिक सागर अब और ज्यादा निशाने पर है। 2022 और 25 अप्रैल के बीच सागर में 6 संदिग्ध तोड़फोड़ हुई और 2023 से अब तक 11 समुद्र तल की केबलें काटी या क्षतिग्रस्त हुई हैं, पॉलिटिको के अनुसार। ये सब रूस को इनकार की गुंजाइश देने के लिए उसके प्रॉक्सी और घुसपैठ जैसे तरीकों से किया जा रहा है। सभी जानते हैं, खासकर पूर्वी यूरोप में, कि इन पानी के नीचे तोड़फोड़ के पीछे कौन है, लेकिन बिना ठोस सबूत के। और रूस को यह पता है कि पारंपरिक युद्ध की कार्रवाई की सीमा पार करने से पहले उसे कितनी दूर तक जाना है, इसलिए कोई असली जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकती। रूस यूरोप के समुद्र के नीचे के केबल साम्राज्य में संचार और ऊर्जा की कमजोरियों को खोज रहा है, और यह हवा में भी सीमाओं को परख रहा है और उकसा रहा है। सोफिया की हवाई सीमा में ड्रोन घुसना ऐसे कई उदाहरणों में से एक है, जहां रूसी संपत्तियां नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर अफरा तफरी मचाती हैं। अक्सर इन घुसपैठों का समय बताता है कि पुतिन नेटो को जानबूझकर उकसा रहे हैं। शायद उन्हें भरोसा है कि रूसी क्षेत्र पर तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। 12 सितंबर 2025 को ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री की घोषणा को उदाहरण माने। ऑपरेशन की घोषणा पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद हुई, लेकिन 24 घंटे से कम समय में एक रूसी ड्रोन रोमानिया की हवाई सीमा में घुस गया। एक हफ्ते के भीतर 3 रूसी मिग-21 जेट्स एस्टोनिया की हवाई सीमा में 12 मिनट तक रुके, सभी सूचनाओं के अनुरोधों को नज़रअंदाज किया, जब तक नाटो को अपने जेट्स भेजकर रूसी लड़ाकू विमानों को पूर्वी मोर्चे से दूर ले जाना नहीं पड़ा। तब से हमने बेलारूस के मौसम गुब्बारों को लिथुआनिया के ऊपर उड़ते हुए देखा है। रूसी ड्रोन एस्टोनिया में अमेरिकी ठिकानों की सीमा में घुसपैठ करते हुए देखे हैं, और भी बहुत कुछ देखा है। सिर्फ 2025 में ही रिपोर्ट के अनुसार रूसी हवाई साधनों ने नाटो को 18 बार परखा। नाटो की हवाई सीमा का उल्लंघन 18 बार हुआ। यह 2024 में दर्ज की गई घुसपैठ की संख्या से 3 गुना ज्यादा था। और बुल्गारियाई हवाई क्षेत्र में यह ताज़ा ड्रोन इस बात का संकेत लगता है कि पुतिन रूस की छायायुद्ध रणनीति के तीसरे हिस्से को इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? रूस तो इन सब से बच निकल रहा है। पुतिन भी यही मानते हैं। साइबर ऑपरेशन भी इसमें शामिल हैं। रूसी साइबर हमले बदलते जा रहे हैं। पहले वे सूचना प्रौद्योगिकी को निशाना बनाते थे, अब ऊर्जा ग्रिड और परिवहन नेटवर्क जैसी संचालन प्रणालियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। डिसइंफॉर्मेशन भी रूस के लिए साइबर मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण हथियार है। सोशल मीडिया पर बॉट्स और फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ लाकर रूस उन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित कर सकता है जिन्हें कई लोग अपनी मुख्य सूचना स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके और अपने क्षेत्र के बाहर भी जनभावना को दिशा दी जा सके। विडंबना है कि रूस खुद इंटरनेट एक्सेस सख्त कर रहा है, जबकि उसी तरह की खुली इंटरनेट पहुंच का फायदा उठाकर रूस विदेशों में पुतिन का एजेंडा फैला रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन दिखाता है कि ये साइबर प्रयास कितने व्यापक है। ये कहता है कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच उसने विदेशी सूचना हेरफेर और हस्तक्षेप की 505 घटनाओं को दर्ज किया। इन घटनाओं में 25 प्लेटफॉर्म शामिल थे, 90 देशों को निशाना बनाया गया था, 322 संगठनों की भागीदारी थी, 38,000 चैनलों का इस्तेमाल हुआ था और इससे 68,000 सामग्रियों का निर्माण हुआ था। यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस और मोल्दोवा
सबसे ज्यादा निशाने पर थे। सोशल मीडिया आधारित ऑपरेशन दिखाते हैं कि रूस का साइबर युद्ध सिर्फ सिस्टम बंद करना नहीं बल्कि राय प्रभावित करना भी है। विभाजन शब्द फिर सामने आता है। रूस अपनी साइबर मुहिमों से सीधे नुकसान पहुंचा सकता है और वैसा ध्रुवीकृत माहौल बना सकता है जैसा अमेरिका और ब्रिटेन में है। यूरोप इस मोर्चे पर जवाब देने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2025 में यूरोपीय परिषद ने सूचना हेरफेर और साइबर हमलों में शामिल 2 संस्थाओं व 12 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। महत्वपूर्ण कदम है, हाँ, लेकिन रूस की साइबर गतिविधियों को रोकने के लिए जितने बड़े पैमाने की जरूरत है उसके आसपास भी नहीं है। और यही वो बड़ी समस्या है जिसका सामना यूरोप कर रहा है। जब रूस अपनी छाया युद्ध छेड़े हुए है तो यूरोप में कई लोग या तो सच में नहीं जानते कि क्या आने वाला है या वे छाया युद्ध को कुछ और ही समझ लेते हैं जो वो है ही नहीं। कई यूरोपीय देशों में रूस की तोड़फोड़ और साइबर अपराधों को आमतौर पर आपराधिक न्याय और नागरिक कानून व्यवस्था के ढांचों के तहत निपटाया जाता है। केबल तोड़फोड़ को आमतौर पर समुद्री हादसा मान लिया जाता है। पुतिन को यह पता है, इसलिए रूस हाइब्रिड मोर्चे पर अधिकतर बच जाता है। रूस जो करता है उसे बार बार युद्ध के कृत्य के रूप में नहीं देखा जाता। ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए रूस दावा करता है कि उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इन सब के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सैन्य मोर्चे पर भी यह तर्क दिया जा सकता है कि यूरोपीय संघ और नाटो रूस को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार ब्रूनो काहल, जर्मन संघीय खुफिया सेवा के प्रमुख, का मानना है कि रूस 2020 के दशक के अंत तक किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। अन्य लोग, जिनमें कार्स्टन ब्रेवर शामिल है जो जर्मन सेना के जनरल इंस्पेक्टर हैं, ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। यूरोप में चेतावनी मिल रही है कि पारंपरिक रोकथाम विफल है, लेकिन यूरोप छाया युद्ध के पारंपरिक युद्ध में बदलने के लिए अब भी तैयार नहीं है। यूरोमैदान प्रेस के मुताबिक यूरोप 2035 तक तैयार नहीं होगा, जबकि कई नाटो जनरल रूस के हमले की चेतावनी दे रहे हैं। यूरोप का कुछ हिस्सा कम से कम 5 साल बाद भी तैयार नहीं होगा। महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में तैयारियां तेज हो रही हैं। बुल्गारिया इसका अच्छा उदाहरण है। रूस से खतरे के लिए वह ग्रीस और यूक्रेन से मदद मांग रहा है। RFU न्यूज़ के मुताबिक कई यूरोपीय देश भी ऐसा कर रहे हैं। 4 साल से ज़्यादा समय से यूक्रेन ने खुद को पुतिन के संभावित यूरोपीय अभियान से शानदार ढंग से बचाया है। अब यूक्रेन के पास मजबूत रक्षा उद्योग है, जिसमें इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी काउंटर ड्रोन तकनीकें विकसित हुई हैं। अब बुल्गारिया उन तकनीकों से लाभान्वित होने जा रहा है। डेनमार्क, फिनलैंड और लातविया भी, जिन्होंने सभी ने बिल्ड फॉर यूक्रेन पहल के तहत यूक्रेन के साथ साझेदारी की है, वे भी इसका लाभ उठाएंगे। हम पूर्वी यूरोप में यूक्रेन की विशेषज्ञता का एकीकरण देख रहे हैं। यह पुतिन के छद्म युद्ध का उपयुक्त जवाब हो सकता है। एक तरीका जो पहले विभाजन के लिए था, अब यूरोप के पूर्वी और नॉर्डिक क्षेत्रों में एकता बना रहा है, जो रूस की हर कार्रवाई का सही जवाब है। युद्ध की तैयारियां पहले से ही कई पूर्वी क्षेत्रों में जोरों पर है। बुल्गारिया अब जाकर रूस द्वारा उत्पन्न खतरे के प्रति जागरूक हो रहा है और तैयारी शुरू कर रहा है। लातविया में एक नेटो बैटल ग्रुप, जिसकी अगुवाई जर्मन ब्रिगेड कर रही है, बनाया जा रहा है और 2027 तक तैयार होगा। पोलैंड यूरोप के सबसे मजबूत देशों में है। 2025 में उसने अपनी GDP का 4.5% रक्षा पर खर्च किया, जो नाटो देशों में सबसे अधिक है। उसकी रक्षा बजट का 54% हथियार बनाने में जाता है, वेतन या अन्य खर्चों में नहीं। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया भी पोलैंड की तरह सीमा सुरक्षा में खूब निवेश कर रहे हैं। यहाँ हम पूर्वी यूरोप में बोए जा रहे बीज देख रहे हैं, जबकि महाद्वीप पर कई लोग हिचकिचा रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि छद्म युद्ध का जवाब कैसे दे। भले ही जनरल्स चेतावनी दे रहे हैं कि रूस आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, बुल्गारिया, पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे देश उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वो आने वाली है। आप ग्रीस को भी उसमें जोड़ सकते हैं। बुल्गारिया अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोसी पर निर्भर है। इन देशों और यूक्रेन का सहयोग अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर है। रक्षा मजबूत की जा रही है और छद्म युद्ध की चेतावनियों पर ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वी यूरोप यूक्रेन से जुड़ रहा है और ये पुतिन को बता रहा है कि जो छद्म युद्ध वो छेड़ रहे हैं वो उन्हें डराने में सफल नहीं हो रहा है। वे लड़ाई के लिए तैयार है और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के नेता और उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को
कुचलने के लिए तैयार है। बेशक यह मानकर चलता है कि रूस के पास छाया युद्ध को पारंपरिक युद्ध में बदलने के लिए सेना बची होगी। ये तय नहीं, क्योंकि पुतिन के दसियों हजार सैनिक यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। यूक्रेन में ऐसी घटनाएं हो रही है जो रूसी सैनिकों को अभूतपूर्व तरीके से खत्म कर रही है, जिससे वसंत आक्रमण और देश को झुकाने की रूसी कोशिशें विफल हो रही है। आप हमारे वीडियो में रूस की विनाशकारी सैन्य विफलताओं के बारे में और जान सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले वीडियो मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।